वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है, जहां 8 मजदूरों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हादसे पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने हादसे में घायल हुए लोगों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के और जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया है, जहां 8 मजदूरों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक भी व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में घायल हुए लोगों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं और उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है। हालांकि उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आला अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और जांच के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए, ये इंडस्ट्रियल यूनिट में एक यहाँ पर एक इक्विपमेंट्स बनाने की एक कारखाना है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए अधिकृत किया गया था। उसमें एक ये एक्सप्लोजन की बात बताई गई है। इसमें कुल मिलाकर के 15 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको की प्राथमिकता पर टॉप मोस्ट लेवल पर लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और जिनको सुरक्षित तरह से हर संभव इलाज कराया जा रहा है। अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने और हमारी जो रिलीफ और रेस्क्यू की टीम्स है वो सभी काम कर रही हैं। हम सभी संभव आयामों पर इसमें विश्लेषण अपना कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्याम कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी भी मिल रही है कि 8 मजदूरों से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट? जी शिवानी, आपको बता दें कि थाना धौलाना क्षेत्र में उस टाइम हड़कंप मच गया जब एक केमिकल की फैक्ट्री में मतलब बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के साथ वहां पे आग फैल जाती है। आग फैलने के साथ साथ वहां पे 8 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हैं, जिनको रेस्क्यू करके मेरठ के लिए रेफर किया गया, जिनकी हालत सीरियस बताई गई है। आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें डीएम से लेके हापुड़ कप्तान और आईजी मेरठ तक मौके पे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि किसी को मौका नहीं मिल पाया वहां से निकलने का। अभी भी वहां से पत्थर वगैरह उठा के चेक किया जा रहा है कि कभी कोई और लाश ना मिल जाए। जी शिवानी। बिल्कुल श्याम, और हादसे पर सीएम योगी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद अभी तक? जी शिवानी, बता दें इसमें योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बड़ी संवेदना व्यक्त की है और आला अधिकारियों को मौके पे पहुंचने के लिए बोला गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मेरठ आईजी यहाँ पे मौके पे आए, डीएम और हापुड़ कप्तान खुद मौके पे हैं और घायलों को अपने हाथों के द्वारा स्ट्रेचर पे बैठा के बाहर निकाल रहे हैं। हापुड़ कप्तान का माने तो उसमें बड़ा सहयोग नजर आ रहा है, जो अपनी परवाह करते हुए भी नहीं आग के अंदर घुस गए और खुद फायर ब्रिगेड की अधिकारियों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि मैन मौके पे जाइए और जितना भी हो सके रेस्क्यू कीजिए। घायल आदमियों की संख्या ज्यादा हो रही है। मृतक लोगों के लिए अभी तक कोई कार्यवाही जो करी जा रही है उसमें कोई सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है। मृतक जितने भी हैं उनको उनके पीएम के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मुजफ्फरनगर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से ही बूथ सशक्तिकरण की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे कमजोर बूथों को मजबूत किया जा सकता है। पार्टी ने बूथों को ए, बी और सी 3 श्रेणियों में बांटकर योजनाएं तैयार की हैं और देश भर की करीब 144 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, ये वो सीटें हैं जहां कभी बीजेपी जीती नहीं या फिर जीतने के बाद से हार गई है। और मुजफ्फरनगर यूपी बूथ सशक्तिकरण की नीति पर अब काम शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत की है और बूथ मजबूत करने के लिए गुर सिखाए हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जो 14 का 72 का आंकड़ा था, 72 प्लस का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी 72 प्लस का लक्ष्य लेके हम बूथ सशक्तिकरण अभियान की तरफ बढ़े।
मंत्री जी, किस तरह का मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को 2000? कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से जिन बूथों पर पार्टी मजबूत है उसका भी ध्यान रखना है, और जहां कमजोर है वहां समाज के सभी तबकों से, सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उनकी कठिनाइयों को जानना, उनका और सहयोग करना और उन्हें अपने विचार से सरकार के कामों से जोड़ना। और गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दौरा किया। बूथ सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे, जहां उनके साथ जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। और वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक भी प्रोग्राम में शामिल हुए। गाजियाबाद के एक निजी फार्म हाउस में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हम चिन्हित कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ी फैलाए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर वाले मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। जो भी है उसको कड़ी कार्रवाई होगी। हर अमरनाथ यात्रा से पहले वादी के अंदर एक दौर चलता है, जो कि उनको हुक्म आते हैं ISI से, और कुछ लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इस तरह के हमले करते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो, बाकी देश के अंदर वातावरण पैदा हो भय का, और अमरनाथ यात्रा के अंदर बाधा है। इसको उस लिहाज से देखना चाहिए, और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई कर रहा है, उसे सब चीज़ें ठीक होंगी। और वहीं बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली की नगर पदम सिंह गेट पर दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी ने बदमाशों से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लगभग 11 सोने की चेन लूटी और मौके से फरार हो गए। और साथ ही बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कुल 11 लाख की लूट को अंजाम दिया है। और घटनास्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुलंदशहर में दिन दहाड़े पिस्टल बल पर लूट को लेकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक ग्राहक आया था, उसने काला वो लगा रखा था मास्क, वो चेन दिख रहा था। वो सुबह भी आया था, वो चेन उसने पसंद कर ली थी चेन। अब वो दोबारा आया था जब मेरा बेटा था दुकान पर। अब वो बेटा चला गया था, मैं आ गया था यहाँ पे, तो हमें सामान दिखा रहा था। हमारी दुकान का लड़का भी मेरे पास ही बैठा था। वो चेन का पूरा फोल्डर लेकर भाग गया। ये थाना खुर्जा में गांधी रोड पे मार्केट है, उसमें एक आज घटना हुई जिसमें कि एक बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल से आया था और एक दुकान में वो घुसा और वहाँ पे कुछ चेन देखने की बात उसने कही, और उसके बाद फिर वहाँ से वो चेन जो देख रहा था वो लेके भाग गया। और नेपाल से दिल्ली रोजगार की तलाश में आया युवक अपने रिश्तेदार की कंपनी में काम करते हुए लापता हो गया, जिसकी काफी तलाश भी की गई, लेकिन युवक की तलाशी नहीं हो सकी। और जिसके बाद से नेपाल पुलिस ने युवक के अपहरण की जांच करते हुए 27 साल के बाद युवक को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित कोट गांव से बरामद किया है। 27 साल के बाद अपने परिजनों से मिलने के बाद युवक अपने परिजनों से लिपटकर खुशी से रोने लगा। और वहीं ये युवक इतने साल तक जिन लोगों के घर में रह रहा था, वो लोग भी इस युवक से बिछड़ते वक्त रो रहे हैं। फिलहाल दादरी कोतवाली पुलिस ने युवक को उसके परिजनों को सौंपते हुए नेपाल वापस भेज दिया। नेपाल से जिनका नाम टीका राम है, वो नौकरी की वजह से बच्चे को साथ में लेकर आए थे। क्या नाम था उसका? टीका राम। जिस लड़के को लेकर आए थे उसका क्या नाम था, क्या उम्र थी उसकी? रवि उर्फ कृष्णा है। उसकी उम्र उस समय लगभग 14 साल थी जी, और आज उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। क्या हुआ था, कैसे नेपाल से यहाँ तक आया, कैसे आपको सूचना मिली? वो नेपाल से काम की वजह से यहाँ दिल्ली लेकर आए थे टीकाराम जी, और वजह 3-4 बार बदलने के बाद उन्होंने बिना बताए, टीकाराम जी को बताए हुए, वहाँ से वो मानसिक हालत कुछ उनकी खराब थी, जिसकी वजह से वो काम छोड़कर, फैक्ट्री छोड़कर वहाँ से निकल गए। 25 साल पहले जो एक लाइन निकली थी हमारे यहाँ, ये गैस लाइन, तो ये गैस लाइन पे जो हमें वहाँ पर मिला, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी। हमने इसका इलाज कराया, हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया,
उसको भर्ती करा के इलाज करा के जब ये अपना सही हो गया फिर हमारे पास ये रहने लगा। मैंने इससे पूछी कि भाई तेरे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ तेरा एड्रेस है। ये बोलो कि मेरे माँ बाप कहीं भी ना हो, मेरे माँ बाप आप ही हो, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। हम बोले तू हमारे पास रह। इस बीच में इसके जो है नकली माँ बाप बन के आए, लेकिन जो ये बोले ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये जब नहीं गया। इस बीच में हमारे ही परिवार वालों ने इसको उठाए के मेहरमपुर पहुँचा दिया। और हापुड़ के गढ़ बुलंदशहर रोड पर डस्ट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने किसी काम से सामान लेकर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान डस्ट से भरे ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। और वहीं एटा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला जशरपुर थाने का है, जहां अखिलेश यादव के करीबी और सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई रामनाथ यादव की हिस्ट्री शीट ही थाने से गायब हो गई है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव वर्तमान में सरकारी जमीनों पर कब्जा और गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में फरार चल रहे हैं और दोनों सपा नेताओं की हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सीओ अलीगंज राजकुमार सिंह की जांच में एक सिपाही की लापरवाही पाई गई है, जिसके बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चौकीदार की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। बता दें कि बदमाशों ने टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में चौकीदार करने वाले युवक के हाथ पैर बांधकर ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी समेत पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून बीजेपी कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सभा में यहाँ पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में ये सबको विजय मिली है, उपस्थित उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री और हमारे वरिष्ठ हमेशा मार्गदर्शन करते रहते बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे संगठन मंत्री सीएम धामी को आप सुन रहे थे। जीत के जश्न के बाद से बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। सबको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां नजर आ रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद से लगातार उत्तराखंड में जश्न का माहौल है और बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं
और मेगा रोड शो करते हुए अभी आपने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और साथ ही तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। हमारे आदरणीय बंसल जी, दीप्ति रावत जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, खजानदास जी, दोनों जिलाध्यक्ष, राज्यसभा में कल्पना जी, जो अभी कल्पना जी का भी जोरदार जरा स्वागत। और एक दिन तो तबियत खराब हो गई थी इनकी, पूरा जो है सबको जोड़ने का काम वहां पर किया। पीछे हमारे महानगर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष मुंडीर जी और हमारे भट्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता खजानदास जी, और अभी हमारी बहन जिनको कल ही जो है निर्विरोध राज्यसभा का जिनका निर्वाचन हो गया, डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए सब लोग। हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, आदरणीय कुलदीप जी, कौस्तुभानंद जी और नेहा जी, और सामने बैठे हुए अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं जरूर यहाँ से आप सबके सामने, चूंकि आज ये मेरा स्वागत समारोह नहीं है, ये उन सब कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह है जिन्होंने इसमें बहुत परिश्रम किया और आप सबकी भावनाएं इनकी जुड़ी हुई थी। हमारे इधर से बैठे हैं फकीरराम एकदम खड़े हो जाओ। फकीरराम जी, जिन्होंने कोई डिमांड नहीं करी, क्योंकि चुनाव को मैं भी नजदीक से देख रहा था और कहीं बोल भी नहीं रहे थे कि यहाँ पर ये जरूरत है या यहाँ पर कोई मांग हो रही है या चुनाव में कोई सामग्री नहीं मिल रही है। लगातार उसमें जहां पर कम वहां पर हम, इस भावना से काम कर रहे थे आदरणीय फकीरराम। हमारे राम सिंह कैड़ा जी, इनको एक मंडल का प्रभारी बनाया था, धुरा और अमोड़ी मंडल, और ऐसा लग रहा था कि ये राम सिंह कैड़ा जी जो है विधायक भीमताल के नहीं है, बल्कि यहाँ धुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं क्या। रात दिन जो है वहां लगकर, दूसरे हमारे शिव अरोड़ा जी, इनको ऐसी जगह लगाया था जहां पर हम लोगों को जो है वोट ही कम मिलते थे वहां, लेकिन वहां 3 बूथों का जब परिणाम आया तो जहां पर कितने 2100 पड़े थे वहां पर वोट, तीनों बूथों में मनियार कोट में 95% तीनों वोटों से, जहां की हमको कहते थे कि वोट नहीं मिलते हैं, वहां का सब हमारे विनोद कंडारी जी, विनोद से मैं पूछ रहा था यार एक आध बार घर भी नहीं गए तुम, लगातार वहां। तो इन सब लोगों ने बड़ा वहां पर रहकर काम किया। हमारे मनवीर चौहान जी, ये मीडिया को लगातार यहाँ से भी और वहां से भी संभाल रहे थे। कैलाश पंत जी, इनको लगातार समन्वय इधर से उधर कर रहे थे। और ऐसे हमारे मैंने बहुत सारे, मतलब जिनका मैं यहाँ से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। शोभाराम जी भी वहाँ आए थे, आए बहुत लोग थे वहां पर। हालांकि मुझे बार बार बीच बीच में निवेदन भी करना पड़ रहा था सबसे कि यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे, बहुत गर्मी हो रखी है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं कह रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए। अब मैं क्या कहता हूँ भाई साहब क्योंकि होता क्या है, जब मेरे जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, या हम में से जितने लोग मंच में ज्यादातर लोग हैं, अगर कभी उपचुनाव लड़ रहे हो या जनरल चुनाव भी लड़ रहे हो, तो सभी लोगों की इच्छा होती है वहां पहुंचे। लेकिन इस बार ऐसा माहौल वहां पर था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, पूरी पार्टी के साथ साथ सभी चंपावत वाले चुनाव लड़ रहे हैं। तो देहरादून से सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के खेरागढ़ तहसील में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इसी दौरान खेरागढ़ में उपजिलाधिकारी ने व्यापारियों का मार्केट से अतिक्रमण हटवाया। बता दें कि 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, और इसी क्रम में व्यापारियों के लगे अतिक्रमण पर उपजिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। राजनगरी आगरा के खेरागढ़ तहसील में खेरागढ़ उपजिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। खेरागढ़ उपजिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार खेरागढ़ तहसील में लगे अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चलवा दिया है।
वही बुलडोजर चलने के बाद खैरागढ़ तहसील में व्यापारियों में हड़कंप मच गया और अपने अपने घर के सामने से लगे अतिक्रमण को हटा लिया। वहीं ये पूरी कार्रवाई खैरागढ़ क्षेत्राधिकारी महेश कुमार और पुलिस बल के साथ ये बड़ी कार्रवाई खैरागढ़ उपजिलाधिकारी ने की है। आगरा से नेटवर्क 10 के लिए टिंकू सिंह की रिपोर्ट। और वहीं गढ़मुक्तेश्वर के अंबेडकर गेट के पास एक सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों मां बेटी टैंकर के टायर के नीचे आ गई, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिनव पुंजीर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। साथ ही टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ओवरहीट होने के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी है, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को आग की सूचना दी और विद्युत सप्लाई को रोक दिया गया। पूरी घटना बवाइन गांव की है। और वहीं गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में बिहार से कान का इलाज कराने आई एक बच्ची के शरीर पर मंकी पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने होने के चलते एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और जिसके बाद निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद को दी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार से इलाज कराने आई मासूम बच्ची के मंकी पॉक्स के सैंपल लेकर पुणे भेजा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जब बच्चे से के परिवारजनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मासूम बच्चे के भाई को भी ये एलर्जी की बीमारी थी और वो भी कुछ दिन पहले ठीक हुआ। वहीं परिजनों के मुताबिक पिछले 1 महीने के अंदर दोनों विदेश नहीं गए हैं। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रहने के लिए बच्चे को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि मंकी पॉक्स की अभी पुष्टि नहीं की गई है। ये बच्चा मेरे पास पटना से आया है। ये कान का इलाज लेने के लिए बच्चा आया था, तो उसके पूरे बदन पे हमने जब वो स्पॉट देखे तो हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह के स्पॉट उनके पूरे शरीर में हैं, तो उन्होंने बताया पूरे शरीर में है। क्योंकि फीमेल बच्ची है, हम एग्जामिन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाथ पैर चेहरे वाले हम देख पा रहे थे। और उसके साथ साथ हिस्ट्री में ये मिला कि 4 बच्चे परिवार में और भी है जिनको इस तरह के लीजन है। लेकिन कोई हमें ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल पाई है, पर फिर भी हमें लग रहा था कि ये पॉक्स का लीजन हो सकता है और उस पर सुपर एडेड इन्फेक्शन है जिसको इम्पेटिगो बोलते हैं। वहीं मेरठ के सरधना में मेरा विधायक मेरे द्वार की शुरुआत हो गई है। विधायक अतुल प्रधान घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान विधायक लोगों की एक एक दस्तावेज की जानकारी दे रहे हैं। इसी को लेकर मेरठ से हमारे संवाददाता अरुण सागर राज ने सरधना से विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत की है। अगर आपके दरवाजे की घंटी बजती है और आप दरवाजा खोलते हैं और आप पाते हैं कि आपके दरवाजे के बाहर आपका विधायक खड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए साफ तौर पर किसी चमत्कार से कम ना होगा। लेकिन ऐसा मेरठ के सरधना में हो रहा है। ये क्या है, क्यों विधायक लोगों के द्वार जा रहे हैं, उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और समाधान बता रहे हैं। मेरे साथ विधायक अतुल प्रधान हैं, छात्र से क्षेत्र की राजनीतिक। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरठ से चल के यहाँ तक सरधना तक आए। देखिए, सवाल आप पूछिए, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सरधने में पिछले 15 साल से लगातार जन सेवा के माध्यम से लोगों में एक सामाजिक जो आपस में मनमुटाव है उसको कम करने का काम करते हैं। और सरधने के आवाम में, चाहे कोई गाँव देहात का हो, चाहे कोई कस्बे का हो, हम लोगों ने कोशिश की अधिकतर घरों पर पहुँच जाए। और कोशिश ये रही कि शांति, सद्भाव, भाईचारा बना रहे, सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे नज़र लग गई थी और हम लोग जीत भी नहीं पा रहे थे। इस बार चुनाव जीते तो हमारी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति को ये लगे कि हम लोग उनके विधायक हैं। लोगों ने आपको चुना है, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, प्राथमिकताएं सबसे पहले यही रहती हैं कि लोग बाग शांति, सद्भाव और भाईचारे से रहें। हमारी पूरी कोशिश ये है कि सरधना और सरधना के आसपास की जगहों पर लोगों में आपस में जातीय और धार्मिक टकराव ना हो, और जो लोग इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। और चलिए, खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।